हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम रीट 2021 का सेकंड यूनिट, जो लेवल सेकंड में सेकंड यूनिट है, उसमें हम आज एक नया टॉपिक सरल ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का करने जा रहे हैं। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर बने हैं, हम उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने पहले हमारे चैनल पे अपलोडेड रेशियो और परसेंटेज, इसकी हम टोटल वीडियोस डाल चुके हैं। टोटल टॉपिक के जितने भी टाइप होते हैं वो हम सारे कवर करवा चुके हैं और ये सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप इन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सरल ब्याज क्या होती है। तो सबसे पहले देखिएगा सरल ब्याज क्या होती है। तो 100 रुपए पर एक साल में जितना हमें एक्स्ट्रा रुपए मिलता है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, वो किसी को भी किसी के काम भी आना चाहता है, तो उसके पीछे भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ होता है, उसका कोई ना कोई बेनिफिट छुपा होता है। तो मान लीजिए हमने क्या 100 रुपए किसी को उधार दिया और एक साल बाद हम क्या उससे 110 रुपए वसूल रहे हैं। हम उसको 100 रुपए दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं भाई 100 रुपए देगा उधार, लेकिन एक साल बाद क्या है 110 रुपए लूंगा। तो वो कहता है ठीक भाई मुझे जरूरत है, 100 रुपए तो मुझे दे दे, 110 रुपए एक साल बाद लौटा दूंगा। तो वो जो हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। और यदि ये एक क्या है निश्चित टाइम पीरियड में, यदि ये निश्चित रूप में एक कितने मतलब रुपए मिल रहे हैं, जैसे पहले साल हमें 10 रुपए मिले, ठीक है, और यदि हम ये 100 रुपए जो थे वो हम 5 सालों के लिए दे देते हैं, तो हमें क्या है हर एक साल 10-10 रुपए एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे। यानी पहले साल हमें जो ब्याज मिलेगी वो 10 रुपए हो गए, यानी हमारा जो टोटल है अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 110 रुपए। तो अगले साल फिर से हमें 10 रुपए मिलेंगे, तो अगले साल हमारा जो अमाउंट है वो 120 रुपए, ऐसे 130, 140 और लास्ट में 5-6 साल में कितना हो जाएगा 150। तो ये जो हमें एक्स्ट्रा रुपए मिल रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, सरल ब्याज कहते हैं, ठीक है। और सीआई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे बाद में। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जो भी हमारा जो नया टॉपिक होगा वो चक्रवर्ती ब्याज ही रहने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि सरल ब्याज होता क्या है। दरअसल इससे पहले हमें ब्याज की दर को समझना पड़ेगा कि हम मान लीजिए अब कोई आदमी जो है वो 100 रुपए उधार दे रहा है और वो कह रहा है कि एक साल बाद मुझे 110 रुपए लौटाइए। अब कोई और आदमी है जो कहता है कि मैं तो 115 रुपए लूंगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो ब्याज की दर है वो अलग अलग हो जाती है। तो ब्याज की दर अलग अलग होती है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि दर क्या होती है। तो दर जो है वो 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, एक साल में हमें कितना ब्याज मिला है 100 रुपए पर, प्रति 100 रुपए पर हमें एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट या फिर एसआई, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम एसआई से भी लिख सकते हैं। तो 100 रुपए पर एक साल में हमें जितना ब्याज मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, एसआई कहते हैं। और इसी को भी हम क्या कह देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज जो है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी ब्याज की दर, ठीक है। और ये क्योंकि 100 रुपए पर जितना ब्याज मिलेगा वो पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट भी वही होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको एसआई से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला आप पढ़ते हो, साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटा में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, लेकिन आज आप समझिएगा ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला बनता कैसे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये फॉर्मूला आया कहां से, ये बना कैसे, तो ये आज हम देखते हैं। तो देखिएगा भाई, तो सबसे पहले आप यहाँ पे सबसे पहले आप देखिएगा, तो यहाँ पे आप देखिए कि मान लेते हैं कि 100 रुपए पर, यहाँ पे इधर हम लिख लेते हैं ब्याज जो हमें कितना मिल रहा है। तो 100 रुपए पर एक साल में, 1 ईयर में हमें जो ब्याज मिल रहा है उसको हम मान लेते हैं कि 8 रुपए हमें ब्याज मिला है। तो एक साल में हमें जो ब्याज मिला है 100 रुपए पर वो कितना हमने मान लिया, 8 रुपये, ठीक है। ये 8 रुपये हमारे पास ब्याज है। अब ये 100 रुपए पर मिला, अब यदि मैं 1 रुपए पर निकालूं, ये 100 रुपए पर था, अब यदि मैं 1 रुपए पर निकालूं तो कितना आ जाएगा, R बटा में 100 रुपीज, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज कितना, R बटा 100, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमारे पास 1 रुपए आया और ये एक साल के लिए था। अब यहाँ पे 1 रुपए को मैं क्या करता हूँ, P रुपए कर देता हूँ, ठीक है। P फॉर प्रिंसिपल, यानी हमारे पास जो भी मूलधन है उसको हम, जो भी राशि हम दे रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मूलधन। और ये जो P रुपए है इस पे मिलने वाला ब्याज कितना होगा, PR बटा में 100। यदि 1 रुपए पर ब्याज कितना R/100 मिलता है तो P रुपए पर कितना मिलेगा, PR/100, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना। अब यदि ये तो था P रुपए पर और ये कितने साल के लिए, अभी 1 साल के लिए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए।
अब यदि मैं P रुपए उधार लेता हूँ और ये मैं 30 साल के लिए दे देता हूँ, T ईयर्स के लिए, ठीक है, तो 30 साल के लिए दे देता हूँ, 1 साल के लिए नहीं, 5 साल 7 साल ऐसे भी तो हम ब्याज पे रुपए दे सकते हैं ना, जरूरी थोड़ा ना कि 1 साल। ये 30 साल के लिए हमने ब्याज जो है वो 30 साल के लिए हमने क्या है अपना जो मूलधन था उसको हमने सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया। तो ये हमारे पास इस समय जो हमें मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, PRT 30 साल के लिए, P जो हमारे पास मूलधन था 1 साल में कितना ब्याज मिलता है PR बटा में 100, तो 30 साल में कितना मिलेगा PRT बटा में 100। तो ये जो हमारे पास आया, ये ही जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो SI का, SI का फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज बराबर PRT बटा में 100, ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये साधारण ब्याज का। P यहाँ पे क्या है मूलधन, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T क्या है समय कितना रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास बनके तैयार हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 100 रुपए पर जितना ब्याज मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, ब्याज की दर कहते हैं, और इसी से हम ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है कि हम मिश्र धन कैसे निकालें। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस सरल ब्याज, ठीक है। और मिश्र धन को हम A से लिखते हैं अमाउंट, और मूलधन को P से प्रिंसिपल, और सरल ब्याज जो अभी हमने कैलकुलेट किया 30 साल के लिए PRT बटा में 100। और यदि यहाँ से मैं A की वैल्यू निकालूं तो यहाँ से P आप कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से P बाहर आ गया तो RT बटा में 100, RT बटा में 100। तो ये जो हमारे पास आया ये किसका फॉर्मूला है, अमाउंट यानी मिश्र धन का फॉर्मूला है, जो हमने रुपए ब्याज पे दिए थे उसका मिश्र धन कितना होगा वो उसका फॉर्मूला A बराबर P और ब्रैकेट 1 प्लस RT बटा में 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला यानी 1 प्लस RT बटा में 100, 1 प्लस RT बटा में 100, तो ये जो है इसी को हम कहते हैं स्केलिंग फैक्टर। क्या कहते हैं, स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या होता है कि हमने जितने सालों के लिए जो अपने जो प्रिंसिपल था उसको हमने सरल ब्याज पे दिया, तो वो मान लीजिए 5 सालों के लिए दिया, तो हमें ये 5 सालों के बाद वो कितने गुना हो जाएगा, और जितने गुना होगा उसी को हम क्या कहते हैं स्केलिंग फैक्टर। और स्केलिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला जो है 1 प्लस RT बटा में 100, यहाँ से आप निकाल सकते हो आसानी से, यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और समय पता है तो आप स्केलिंग फैक्टर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और इसी को हम इफेक्टिव ब्याज भी कहते हैं, ठीक है, इफेक्टिव इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो वो क्या होती है अभी हम उसको भी देखें। मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपए थे, अब हम इसको एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि हमें ब्याज जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपए थे जो हमने ब्याज पे दिए, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो कितना था 100 रुपए, ठीक है। और वो जो ब्याज उस पर हमने लगाई सिंपल इंटरेस्ट जो हमने लगाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम मान लेते हैं 10% लगा रहे हैं, 10%, 5% कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कि हमने 10% ब्याज उस पर वसूल है। और T जो है यानी समय जो है, समय मान लेते हैं हमारे पास 5 साल रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट है 100 रुपए पर 10% के हिसाब से 5 वर्षों में जो हमारे पास अमाउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 10 को 5 से गुणा किया तो 150%, कितना हो जाएगा 150%। हमारे पास 100% अमाउंट था, 10% रेट थी, 5 सालों के लिए हमने ब्याज पे दिया है ये धन, और ये जो 5 सालों बाद हमें जो धन मिलेगा यानी अमाउंट जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा 150% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे ये जो 100 से कितना हो रहा है अभी 150% हो रहा है, यानी 100 रुपए से 150 रुपए हो रहा है, आप ऐसा भी मान सकते हो। तो ये कितने टाइम हो रहा है, ये 1.5 गुना हो रहा है, कितना 1.5 गुना हो रहा है, या फिर आप 1.50 गुना भी कह सकते हो, ये 1.5 की बात है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो धन है 5 सालों बाद हमें 1.5 गुना होकर के मिलेगा, 1.5 गुना हो जाएगा 5 सालों बाद यदि हमने इसे 10% के हिसाब से दिया है। तो ये जो हमारे पास 1.5 गुना आया, इसी को हम क्या कहते हैं स्केलिंग फैक्टर। जब भी हमने बात की थी स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये स्केलिंग फैक्टर है। और ये जो स्केलिंग फैक्टर है ये कैसे बनता है, कैसे आता है, तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो 10% के हिसाब से हमने 5 वर्षों के लिए दिए, तो दरअसल इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो इफेक्टिव ब्याज है, इफेक्टिव ब्याज जो है वो कितनी मिलेगी 5 सालों के अंदर 50%, यानी 100% यदि हमने मूलधन जो दिया है तो उस पर हमें 5 सालों के अंदर 50% ब्याज मिलने वाली है, 50% ब्याज मिलने वाली है। और 50% में आप देखोगे तो ये 100% तो हमारे पास क्या था, धन था, और यानी जो हमने प्रिंसिपल था, और इस पे 50% हमें जो है ब्याज मिल गई, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट जो है वो कितना हो रहा है 150%, और ये 100 का कितना हो रहा है 1.5 टाइम, ठीक है। तो ये 50% आया, तो 50% का यदि हम स्केलिंग फैक्टर लिखना चाहें तो हमें सीधा भी लिखना आना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा हम उसको क्या मानेंगे 100% ही मानेंगे, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास जो
ऐसे में हमारे पास जो स्केलिंग फैक्टर है वो कितना आएगा 50%। 50% का स्केलिंग फैक्टर जो है वो 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्याज की दर मान लीजिए 9% होती तो ये 9% तो 9 को गुणा 5 से करते 5 सालों में ब्याज हमें मिलता 45%। तो हमारा अमाउंट जो है वो कितना हो जाता 145%। तो उस समय हमारे पास जो स्केलिंग फैक्टर है वो कितना हो जाता 9 का 45 हो रहा था तो ये 1.45 हो जाता 1.45 टाइम्स हो जाता। हमारा जो अमाउंट था वो कितने गुना हो जाता तो 1.45 टाइम्स हो जाता। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मान लीजिए कि हम ब्याज जो है वो 3% के हिसाब से ले रहे हैं 3% के, और 100% के हमें 5 सालों के लिए ब्याज जो है कैलकुलेट करना है। 100% की हमारे पास क्या है जो प्रिंसिपल है वो 100% ही रहेगा। तो इस समय जो इफेक्टिव ब्याज देखेंगे इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट तो वो कितना हो जाएगा 15%। और 15% को यदि हम स्केलिंग फैक्टर में चेंज करेंगे तो ये 1.15 बनेगा। तो ये इस तरीके से आपको स्केलिंग फैक्टर जो है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब यदि हमें इफेक्टिव ब्याज का पता चल गया और हमें पता है कि ये 100 रुपए हमारे पास क्या था 100 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल था, तो 100 का यदि हम सीधे ही निकालें 1.5 टाइम, ठीक है 1.5 टाइम तो ये कितना हो जाएगा 150 रुपए। ठीक है, तो 100 रुपए पर यदि 10% के हिसाब से 5 सालों में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 150 रुपए। मतलब अमाउंट जो है वो कितनी हो जाएगी, ये अमाउंट है, ध्यान रहे ये अमाउंट है। ठीक है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारे पास 150 रुपए। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यदि हमें अकेले ब्याज कैलकुलेट करनी है तो 100 रुपए पर कितने 0.5% हमें ब्याज मिलेगी, यानी ये जो है एक को हम हटा देंगे तो ये 0.5 बचेगा, जो पॉइंट की दूसरी साइड बचेगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे हमारे पास ये जो हमें ब्याज दे देता है। ठीक है, तो ब्याज हमारे पास कितनी थी 50% और 50% का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा 0.5। ठीक है, तो जो हमारे पास है वो 0.5 टाइम्स हो जाएगी ब्याज जो है, तो 0.5 टाइम हम इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 रुपए। कितना आएगा 50 रुपए। तो जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा यानी ऐसा ही मिलेगा वो तो कितना है हमारे पास 50 रुपए, और जो हमारी अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी 150 रुपए। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज हम जब क्वेश्चन करेंगे इसको हम डिटेल में तब करेंगे और तब आपको वो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन करते वक्त आप देखिएगा इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर कि ये तो अभी हमने सीखा कि स्केलिंग फैक्टर से या फिर इफेक्टिव जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमें ध्यान देना है वो फ्रैक्शन से। जैसे मान लीजिए अभी हमने बात की थी कि 100 रुपए पर, ठीक है 100 रुपए भी हम नहीं मानते, मान लीजिए उसने कहा कि हमारे पास कोई धन था और उस पर 10% उसके उसमें क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, और ये पूछ रहा है कि मान लीजिए ये हमारे पास जो था 1000 रुपए था, 1000 रुपए नहीं हम मानते, मान लेते हैं 200 रुपए था, कुछ भी मान लीजिए आप, मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो 200 रुपए है। तो वो कह रहा है कि 10 सालों बाद 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से 5 सालों बाद जो उसका मतलब ब्याज है वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो 10% है इसको हमें क्या है फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। और यदि आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना नहीं जानते तो हमारे यूट्यूब चैनल पे परसेंटेज की जो वीडियोस है उसके अंदर जो हमने फर्स्ट वीडियोस डाली है उसके अंदर हमने परसेंटेज की बेसिक में बताया है कि कैसे हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में चेंज करते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे हमने 10% जो था इसको हमने 1/10 लिख दिया, और ये जो हमारे पास आया इसी को हम क्या मान लेते हैं P मान लेते हैं, यानी प्रिंसिपल मान लेते हैं। और ये इसमें क्या है ये एक जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या होता है 1 साल का एसेट, 1 ईयर का एसेट। ठीक है, 1 साल में मिलने वाला ब्याज। ठीक है, सरल ब्याज। तो ये हमारे पास क्या होता है 1 साल में मिलने वाला ब्याज। अब जो हमें कैलकुलेट करना है वो उसने दिया था T बराबर 10 साल, मान लीजिए 10 साल इसने दे दिया, और P हमारे पास कितना 200 रुपए। तब वो पूछ रहा है कि 10 सालों बाद वो अमाउंट कितनी हो जाएगी। यदि उसने अमाउंट पूछा है तो 1 साल में कितना 10 रुपए पर ब्याज मिल रहा है, कितना मिल रहा है 1 यूनिट मिल रहा है। तो 10 सालों में कितना मिल जाएगा 10 यूनिट, और जो प्रिंसिपल कितना था ये भी 10 यूनिट था, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 यूनिट। तो ये जो हमारे पास 20 यूनिट आया दरअसल ये अमाउंट है, ये क्या है अमाउंट है। 20 यूनिट हमारे पास क्या आ गया अमाउंट आ गया। और यदि ये हमारे पास 20 यूनिट अमाउंट है और यदि हमसे क्या उसने पूछा है कि अमाउंट होगी कितने रुपए हो जाएगा, तो ये जो हमें दे रखा था प्रिंसिपल और यहाँ पे हमने प्रिंसिपल को 10 यूनिट माना, यानी ये 10 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 रुपए। यानी ये कितने टाइम हो रही है, यानी ये 20 गुना है इसका, तो हमें इसका भी 20 गुना कर देना होगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 रुपए। तो 20 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे तो गुणा 20 से कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 400 रुपए। 400। तो 200 रुपए पर 10 सालों में
जो मिलने वाला ब्याज है 10% के हिसाब से, उसके हिसाब से जो अमाउंट है वो कितनी हो चुकी होगी, 400 रुपए। और अगर आपसे पूछे कि इस समय जो अकेला एसआई कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट अकेला आप फाइंड करो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा कि एक साल में 1 यूनिट ब्याज मिल रहा है, 10 सालों में कितना मिलेगा, 10 यूनिट, और तब हमें 10 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और 10 यूनिट की वैल्यू 200 है, तो ये 200 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 200 रुपए पर 10% के हिसाब से 10 सालों में ब्याज जो है वो साल ब्याज जो है वो कितना मिल जाता है, 200 रुपए ही मिलेगा। तो अगर यहाँ पे कोई और परसेंटेज वैल्यू होती तो भी हमारा मेथड यही रहता कि नीचे जो हमें दे रखा है हर उसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं और ऊपर जो है वो एसआई हमारा बन जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियोस में आपको ये जो भी एसआई से संबंधित कॉन्सेप्ट है ये समझ में आए होंगे, और हमारे साथ जुड़े रहिए, और उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे, वो रीट एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और उसमें क्या क्या टाइप पूछने की संभावना रहती है, वो सारे टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। तो धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।